नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून में मीठी बेरी परवल मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का सीएम धामी ने शिलान्यास किया और इसके बाद उन्होंने सहसपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए जिसमें उन्होंने डबल इंजन वाली सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और इस मौके पर कार्यक्रम में भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने क्षेत्र की तमाम सौगातों का सीएम का आभार जताया। कांग्रेस पार्टी जिनको लगातार आप लोग यहां से आईना दिखा रहे हैं, उनकी जमीन पूरी तरह से जो गायब हो चुकी है, बिल्कुल पैरों के नीचे जमीन है नहीं। वो अब टूल किट का सहारा ले रहे हैं। अर्बल नक्सल गैंग, व्यवस्था विरोधी लोग, देश विरोधी लोग जो राष्ट्र के विरोध में लगातार काम करते हैं, उन सबका केंद्र जानते हैं कौन सा बन रहा है? वो देवभूमि उत्तराखंड को अपना केंद्र बना रहे हैं। उनको लग रहा है कि यहां बहुत आसानी से लोगों को भरमाया जा सकता है। अरे ये वो देवभूमि है जो पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करती है, जहां हिमालय है, जहां चार धाम है, जहां गंगा निकलती है, जहां से यमुना निकलती है, आदि कैलाश है। 71% भूभाग वनों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियर है। पूरे भारत को 5 सैनिकों में से हर 5वां सैनिक देने का काम अगर कोई करता है तो देवभूमि करती है, उसको भरमाया नहीं जा सकता है। और देवभूमि में ऐसे चरित्र के लोग जो झूठ बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, देशद्रोहियों को समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को उत्तराखंड के लोग, देवभूमि के लोग यहां पैर रखना तो दूर, यहां की तरफ सोचना भी जो है उनका मजबूर कर देंगे, उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अभी विधायक जी ने कहा कि वो जमीन एक ऐसे व्यक्ति को दी गई जो लगातार ऐसे संस्थान बनाता है जिसके कारण से वहां से राष्ट्र के अंदर विघटनकारी ताकतें पैदा होती हैं। ऐसे लोगों को प्रशिक्षण मिलता है जो कहीं ना कहीं तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं होती हैं, उनको आगे बढ़ाने वाली ताकतें वहां से बल पाती हैं। भाइयों बहनों, हमने तय किया है किसी भी कीमत पर हम यहां की डेमोग्राफी को खराब नहीं होने देंगे। 1 इंच जमीन भी देवभूमि उत्तराखंड की हम किसी को नहीं देंगे और इसकी जांच के हमने आदेश कर दिए हैं। कल आपने देखा होगा आप देख लीजिए, कहते सबूत लाइए। सबूत इसी विधानसभा में गए हैं। पिछले चुनाव में 2022 में इसी विधानसभा में कहा गया था कि हम सरकार में आएंगे तो क्या बनाएंगे, आप लोग बताइए। मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग बोलिए जोर से, क्या बनाएंगे इन्होंने कहा था। भाइयों बहनों, देवभूमि के लोगों ने एक बार आपको रास्ता दिखा दिया है कि आप ये बनाएंगे और हम आपको क्या बना के भेज देंगे। अब आप लोग फिर से उसी रास्ते पर हैं। अब अगली बार की भी आप लोग तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं, उनसे कह रहा हूं आपसे नहीं, उनसे कह रहा हूं, क्योंकि आप सुधरने वाले नहीं हो। आपको जनता बार बार नकार रही है, बार बार बाहर का रास्ता दिखा रही है, कह रही है कि आपको बहुत मौका हमने दिया। अरे भाई, हम इतने अच्छे काम भी कर रहे हैं, रोज अच्छे अच्छे कानून बना रहे हैं, रोज हमारा राज्य देश के प्रमुख राज्यों में हमारा नाम आ रहा है। अरे कभी थोड़ी प्रशंसा भी कर दीजिए। मुझे लगता है कि अगर ये लोग थोड़ी प्रशंसा कर देते तो आप लोगों को भी अच्छा लगता कि भाई चलो, अब तो है, इनको भी थोड़ा सही लग रहा है। और तो और आप कहां से प्रशंसा करोगे? आपके पार्टी के युवराज, वो मोदी जी का विरोध इसलिए करते हैं कि मोदी जी एक सामान्य परिवार से आए हैं,
और सामान्य परिवार से आने के बाद मोदी जी ने भारत को बदल दिया। आज भारत को विश्व के अंदर चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना दिया, सेना के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया, आज वैश्विक मंच पर भारत का मान सम्मान बढ़ा दिया। आज दुनिया का कोई भी बड़ा निर्णय दुनिया में होने से पहले लोग भारत के रुख का इंतजार करते हैं। देश के 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया और मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ भारतवासी मेरा परिवार है। आपको परेशानी होती है क्योंकि प्रधानमंत्री का पद तो आपके परिवार की जागीर हुआ करता था। आप सोचते थे कि ये तो केवल हम ही इस पर जा सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति कैसे इस देश को इतना अच्छा चला सकता है, कैसे हर व्यक्ति का मान सम्मान, उसके अंदर स्वाभिमान लाने का काम कर सकता है। एक हमारी बहन जो गांव में रहती है उसको कैसे लखपति दीदी बना दे रहा है, एक सामान्य किसान को कैसे आगे बढ़ा दे रहा है, स्टार्टअप खड़े करके नए नए युवाओं को कैसे मौका मिल जा रहा है। हर क्षेत्र में नए नए कानून लाकर धारा 370 समाप्त कर दे रहे हैं मोदी जी। 3 तलाक जैसी जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों को समाप्त करने का काम हो रहा है। भगवान राम का मंदिर जिसका हम सब, हमारी कई पीढ़ियां, कई शताब्दियां लग गई उसमें कि बने, वो भगवान राम का मंदिर मोदी जी के नेतृत्व में बनकर तैयार हो जाता है हमारे ही राज्य में। तो ये आपको हजम नहीं हो रहा है तो आप मोदी जी का विरोध करते 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 इतना आगे बढ़ गए हैं कि हमारे देश का भी विरोध करने लगे हैं। विदेशों में जाकर देश की बुराइयां करने लगे हैं, देश की खिल्लियां उड़ाने लगे हैं। उत्तराखंड की पुरोला विधानसभा में चुनाव नजदीक आते ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने बिना नाम लिए पूर्व विधायक पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब कुछ नेता आपस में टकराव की राजनीति करते थे और अब कार्यकर्ताओं पर गंभीर मामले दर्ज होते थे, लेकिन आज वही लोग एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए कि एक समय था कि कुछ लोग जब एक दूसरे को मारने काटने को पड़ते थे, क्योंकि मैं स्कूल में स्टडी करता था, वहाँ का नेतृत्व किया करते थे। तो अभी भी अगर उन लोगों को देखा जाए तो उनके कार्यकर्ताओं के, उनके नहीं, उन कार्यकर्ता जो डिवाइडेड थे भागों में, उनके अभी भी केस चल रहे हैं। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात यह है, मैं इस बात से खुश हूँ कि वो लोग दोनों तीनों जो भी लोग थे वो एक हो गए। तो इसका मतलब सांप सपेरे जब एक हो जाते हैं, नेवला और सांप एक हो जाता है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व है वो सही काम कर रहा है। तो यही कारण है कि लोग, भाई धुआं वहीं उठेगा जहां आग लगेगी, तो डेफिनेटली बात है काम चल रहा है। तो लोगों की दलाली की दुकानें बंद हुई तो डेफिनेटली उस पर। हल्द्वानी के गल्ला मंडी परिसर में डबल मर्डर की घटना सामने आई है, जहां एक युवक और युवती की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। मंडी के पास संदिग्ध हालत में दोनों के शव मिले हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर संदिग्ध की तलाश तेज कर दी है। इस संबंध में एसपी मनोज कत्याल ने कहा कि सभी पहलुओं पर जाँच होगी। ये सुबह हमें सूचना मिली थी, उसके बाद हम लोग मौके पे आए हैं। इसमें कुछ आईडीज़ मिली हैं, उसके बेस पे हम लोग इनको आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक जो है युवक है और एक युवती है, और इन पे पत्थर से हमला किया हुआ लग रहा है कि किसी ऐसे चीज़ से इन पे हमला किया है, इनको मुँह को कुचलने का प्रयास किया गया और ये गंभीर घटना है। हम लोगों ने टीमें इसमें ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी हैं, इनकी आइडेंटिटी भी हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं और पूरा घटनाक्रम हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोग इनको आइडेंटिफाई करके, इसमें डॉग स्क्वाड भी हमने मौके पे बुलाया, फॉरेंसिक टीम भी बुलाई है, एविडेंस कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं और इसमें जो भी एविडेंस मिलते हैं आगे उसके बेस पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। युवक युवती की पत्थर से कुचलकर हत्या का मामला सामने आया, यानी कि हल्द्वानी में डबल मर्डर का केस इस वक्त सुर्खियों में है और ये दहशत का माहौल इस वक्त पूरे हल्द्वानी में बना हुआ है। हल्द्वानी में दोहरा हत्याकांड, युवक युवती की पत्थर से कुचलकर हत्या करने की कोशिश। ऐसे में पुलिस अब हर पहलुओं से जांच करने की बात जरूर कर रही है, लेकिन हल्द्वानी में एक बार फिर से मर्डर हुआ है। डबल मर्डर की कहानी है, जहां वजह स्पष्ट होने पर भी पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार क्या कुछ वजहें रही होंगी जिसके चलते युवक और युवती की हत्या की गई है।
युवक युवती की पत्थर से कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस हर पहलुओं से जांच करने में जुटी है और ऐसे में मौके से दोनों के शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिल्कुल यहाँ पर साफ तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है, जो कि फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर है, जो कि स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हर पहलुओं पर जांच करने का आश्वासन और संदेश भी दिया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। पंकज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, हल्द्वानी से डबल मर्डर का मामला निकलकर सामने आया। अभी तक अगर देखा जाए तो आखिरकार पुलिस की ओर से क्या कुछ कहना है? इन लोगों की हत्या आखिरकार किस रंजिश का हिस्सा है? देखिए, बताना चाहूंगा ये मामला जो मंडी परिसर का है, जहाँ पर एक खंडर था, जहाँ पर सुबेरे जो है सफाई करने वाले एक युवक ने एक जो है लाश को देखा। लाश को देखने के बाद तत्कालीन पुलिस को सूचित किया। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और जहाँ जो फोरेंसिक टीम भी पहुंची, जहाँ लड़की जो नैनीताल की बताई जा रही है, जो युवक है वो अल्मोड़ा का बताया जा रहा है। प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है, लेकिन पुलिस जो हर पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि ये हत्या की गई, लेकिन किन कारणों से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों ही के शवों को पत्थरों से कुचला जैसा दिखाई पड़ रहा था, पुलिस का प्रथम दृष्टि से हत्या का मामला बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो पुलिस मामले की पूरी तरह से जांच कर रही है। जांच के बाद ही कुछ पुलिस बता पाएगी। जी पंकज, परिजनों को क्या इस हत्याकांड की सूचना दी गई है? इनके परिजनों का आखिरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहना है? उनकी तरफ से क्या कुछ यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं और क्या कुछ शक जताया जा रहा है? देखिए, परिजनों का तो ये कहना है दोनों लापता थे। इनका जो प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस जो है ये यहाँ कैसे पहुंचे, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल पुलिस जो है मुसलमानों की भी मदद ले रही है, सीसीटीवी फुटेज की भी मदद ले रही है और पूरी तरह से जांच में जुटी हुई। जी लेकिन पंकज, आखिरकार पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहना है? जब मौके पर पहुंचे, तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, फॉरेंसिक टीम भी वहां पर मौके पर मौजूद रही, आखिरकार किस प्रकार की हत्याकांड की आशंका यहाँ पर देखने को मिल रही है? किस प्रकार का हत्याकांड, क्योंकि बेहद भयावह इस वक्त तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। देखिए, पुलिस का तो साम तौर से पहले जो है प्राथमिकता जो है वो हत्या की बताई जा रही है कि हत्या की गई है। लेकिन फिलहाल पुलिस जो जांच की है किन कारणों से हत्या की गई, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। उसके बाद ही कुछ बता पाएगी। जी ठीक है पंकज, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया। लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में 35,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय और राजकीय कर्मचारी घोषित करने समेत कई मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया, जिस वजह से अस्पताल में आशाओं की ओर से किए जाने वाले कार्य पूरी तरह से प्रभावित रहे। इस दौरान अल्ट्रासाउंड किए गए आने वाली गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कतें हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सीएम से मांग की कि मांग पूरी न होने पर यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार तक किया जाएगा और सरकार के खिलाफ जमकर हड़ताल की जाएगी। आशा का सम्मान करो, सम्मान करो। मान देना होगा, नहीं किसी से भीख मांगते, हमको अपना हक मांगते। ऐसा उत्पीड़न बंद करो, राज्य सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, जिंदा। हमारी मानदेय की मांग है कि हमें सरकार 35,000 दे, क्योंकि हमारा काम बहुत है, काम के हिसाब से वो हमें दे और मानदेय में रखे हमें, क्योंकि गरीब घरों से आशाएं हैं, दिन भर अपने काम में लगी रहती है। स्वास्थ्य विभाग का जो भी काम होता सारा काम वो कर रही हैं, उसके बाद भी उनके साथ जो है तो अन्याय किया जा रहा। तो सरकार ने हमारे साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और हम एक रीढ़ की हड्डी हैं स्वास्थ्य विभाग की। ऐसे हम काम कर रहे हैं तो सरकार हमारे कामों को देखें और हमें मानदेय दें। यही हमारी सरकार से जो है तो बात रखनी थी और ये हम आपके माध्यम से हमारी बात सरकार तक जाए। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे को हमारा कदम रहेगा कि हम जो है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे और जो है तो धरनों में बैठेंगे, काम पूरा बंद कर देंगे। हमें सरकार से हम सरकार से ये चाहते हैं कि हम 2006 से लगातार हम रखे गए हैं। हमें सिर्फ इसलिए रखा गया था कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, लेकिन हमें सरकार अनगिनत काम कराई जा रही है, उसका हमें कुछ नहीं मिल रहा है। और हमें सरकार से ये मांग है कि हमें न्यूनतम वेतन एक मुश्त उसमें दिया जाए और रिटायरमेंट में आशाओं की पेंशन हो और आशाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो आशाओं से अनगिनत काम कराते हैं उसका भी हमें कुछ न कुछ मिले।
और मैं जैसे हम अगर गर्भवती महिलाओं को नहीं लाएंगे हॉस्पिटल तो शिशु मृत्यु दर की कमी कैसे आएगी। सरकार से 2006 से हमारी लगातार यही मांग है कि सरकार हमको मानदेय दे। एक मजदूरी करता है तो उसको दिन भर का शाम को पैसा मिलता है। हम महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है सरकार, महिलाओं को दबा रही है। जहां आज के जो सरकार का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और महिलाओं को आगे बढ़ाओ, महिलाओं को तो सबसे पीछे छोड़ा जा रहा है। सरकार ने 2006 में जब आशा प्रोग्राम शुरू करा था तो हमको मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर को बचाने के लिए रखा था। और आज कोई काम ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन सर्वे है, कहीं पर कोई हेल्प डेस्क में ड्यूटी है, मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराना है, सब में हमको शामिल कर रखा है। और ऑनलाइन सर्वे कोई आशा इतनी पढ़ी लिखी नहीं है जो ऑनलाइन सर्वे कर सके। और सरकार से हमारा यही है कि सरकार अगर आशा प्रोग्राम को आगे चलाना चाहती है और तो आशाओं को मानदेय सरकार ने देना पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में, नहीं तो सारी आशाएं चुनाव का बहिष्कार करें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। लक्ष्मण बिष्ट हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, ये आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है जिसमें उन्होंने सीधे सरकार को चेतावनी भी दी। आखिरकार कितने लंबे समय से ये अपनी मांगों को लेकर अड़िग नजर आ रही है? लंबे समय से जो है जो ये आशा कार्यकर्ता हैं अपनी जो मांगों को लेकर जो है इनके मांग है इनकी, और कई बार इनका प्रदर्शन और धरना भी हो चुका है, लेकिन अभी तक जो उनकी मांगे मानी नहीं गई है। जो उनकी प्रमुख मांग है कि उन्हें 35,000 का महीना कम से कम मानदेय दिया जाए और राज्य कर्मचारी उन्हें नियुक्त किया जाए और कार्यस्थल पर जो उन्हें जो है सम्मान दिया जाए सहित कई अन्य मांग है, जिसको लेकर आज पूरे लोहाघाट चंपावत जिले में भी पूरी जो आशा कार्यकर्ते हैं, जो जिलाध्यक्ष सरस्वती पुनिठा के नेतृत्व में कार्य बहिष्कार किया और धरने पर बैठे रहे और साफ चेतावनी दी अगर सरकार आशा की मांगों को गंभीरता से नहीं लेगी तो इसके परिणाम उन्हें 2027 विधानसभा चुनाव में भुगतने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, देखिए चुनाव बहिष्कार की भी यहाँ पर चेतावनी दी गई, लेकिन महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि जिन कार्यों के लिए उनको यहाँ पर हायर किया गया था उनसे वो काम ना कराकर अनगिनत कार्य कराए जा रहे हैं। क्या उनका पैसा इनको नहीं मिल रहा है? इसके अलावा क्या कुछ मांगे रखी जा रही हैं? जी बिल्कुल, उनका कहना है जिन कामों के लिए सरकार ने आशाओं को रखा गया था, उनकी नियुक्ति की गई थी, आज सरकार उन कामों के अलावा भी अन्य कई कार्य जो है आशाओं से करा रही है, लेकिन उन कार्यों के बदले जो उनको पैसा नहीं दिया जा रहा और बहुत कम न्यूनतम वेतनमान पर जो है उनको न्यूनतम वेतनमान जो है दिया जा रहा है, जिस कारण जो काफी नाराजगी आशाओं में देखने को मिल रही है। आशाओं ने कहा इस बार वो जो आर या पार की जो है लड़ाई करेंगे। आज चंपावत जिले में जो आशाओं के हड़ताल में रहने से जो आशाओं की तरह कार्य किए जाते थे, गर्भवती महिलाओं को आशाएं गाँव दूर गाँव से अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पताल लाती थी और अन्य जो भी कार्य किए हैं वो पूरी तरह प्रभावित रहे हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मण, और आखिरकार कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा? जी आज आशाओं का जो सिर्फ एक दिन का जो प्रदर्शन था, पूरे जो है एजुकेट है जो आशाएं आती है पूरे प्रदेश में, आज उनका एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था और उन्होंने चेतावनी दी अगर जल्द सरकार फिर भी नहीं कहती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है करने के लिए मजबूर होंगी। और क्या इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लेने के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां पर पहुंचा हो जिन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की इन मांगों को सुना हो? जी अभी तो फिलहाल कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचे, लेकिन आशाओं ने जो अपने जो अस्पतालों के सीएमएस है उनके माध्यम से पीएम मोदी को जो अपनी मांगों को लेकर जो ज्ञापन जरूर भेजा है। जी ठीक है लक्ष्मण, इस खबर पर नजर बनाए रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विकासनगर में महिला सुरक्षा और बढ़ते महिला अपराधों को लेकर संवेदनशीलता दिखाते हुए देहरादून पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में एक बड़े आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। पुलिस महानिदेशक और एसएसपी देहरादून के दिशा निर्देशों में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में क्षेत्र की 2 प्रमुख कंपनियां ईस्ट अफ्रीकन और अंबर प्राइवेट लिमिटेड की लगभग 500 महिला कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस आत्मरक्षी प्रशिक्षण कार्यक्रम की खास बात यह रही कि महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए पुलिस मुख्यालय से तकनीकी रूप से दक्ष और अनुभवी प्रशिक्षकों को भेजा गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता और उत्तराखंड महिला जूडो टीम की कोच अपर उप निरीक्षक शालू चौधरी, फायर वुमेन अर्चना चौधरी और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता विशु कोच अंजन रानी शामिल हुए। ऐसे में प्रशिक्षकों ने महिलाओं को कम शक्ति का इस्तेमाल कर हमलावरों से खुद को सुरक्षित रखने की प्रभावी तकनीकें सिखाई। हमारे ये जो सेलाकुई क्षेत्र में जो 3 फैक्ट्रियां हैं उनको चिन्हित किया गया है और यहाँ पर जो भी हमारे महिला स्टाफ हैं इन 3 फैक्ट्रियों में इनको एक वर्कशॉप
हमारे पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा करवाया जा रहा है। पुलिस हेडक्वार्टर से एक टीम आई है, उसमें बेसिकली हमारा ये फोकस है कि जो भी महिला स्टाफ हैं इनको हमें अवेयर करना है, इनको जो भी इनको हम सशक्त कर सकते हैं कि जैसे अगर इनको अपना सेल्फ डिफेंस करना है, कोई इनको हमें टेक्निक सिखानी है इनके सेल्फ डिफेंस के लिए, उन चीज़ों से हम इनको अवेयर करा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक गौरा शक्ति ऐप है, उसको भी हम इनको बता रहे हैं कि कैसे डाउनलोड करना है और यूज़ करना है, क्योंकि उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब वो यूज़ करेंगी महिलाएं, तो कभी अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन उनको अगर कोई दिक्कत आती है तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में वो उस ऐप का यूज़ करेंगी, और अगर कोई पुलिस की सर्विसेज उनको अवेल करनी है तो इस गौरा शक्ति ऐप के माध्यम से वो उन सर्विसेज को अवेल भी कर पाएंगे। दून अस्पताल में बढ़ती ओपीडी को देखते हुए मरीजों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। अब रजिस्ट्रेशन, बिलिंग, सैंपल कलेक्शन और रिपोर्ट एक ही कमरे में उपलब्ध होगी, जिससे लोगों को अलग अलग काउंटर्स पर नहीं भटकना पड़ेगा। चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन 2,500 से 3,000 तक ओपीडी आ रही है। आम लोगों के रूटीन जांच को आसान बनाने के लिए अब पूरी तरह से हेल्दी हार्ट और एग्जीक्यूटिव पैकेज और एनीमिया प्रोफाइल समेत करीब 13 हेल्थ पैकेज तैयार किए गए हैं। सभी जांचें सरकार की ओर से निर्धारित कम दरों पर उपलब्ध होंगी। आगे बताओ यार उन लोग। आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दून अस्पताल की ओपीडी रोज दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में लगभग 2,500 से 3,000 की दिन की ओपीडी हो गई। तो इसमें जो आम आदमी है जो अपनी जांचें करवाना चाहता है ये देखने के लिए कि वो फिट है कि नहीं है, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती थी। तो उसके लिए माननीय मंत्री जी द्वारा हमें निर्देशित भी किया गया, जिसके क्रम में अब एक सिस्टम हम निकाल के आ रहे हैं कि एक कमरे में, एक छत के अंडर उसकी जांचें, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका बिलिंग और उसकी रिपोर्ट एक ही कमरे में मिल जाएगी। इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं जो फिट हैं और उनको लगता है कि रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने डिफरेंट पैकेजेस बना रहे हैं। जैसे हार्ट की, जैसे दिल की जांच करवानी है तो हेल्दी हार्ट पैकेज बना दिया, एक एग्जीक्यूटिव पैकेज बना दिया, एनीमिया प्रोफाइल बना दिया। तो अगर किसी को लगता है कि उसको ये जांचें करानी है तो उनके लिए हमने स्पेसिफिकली वो एक पैकेजेस डिफरेंट बना रहे हैं। लगभग 13 पैकेज अभी तक हम बना चुके हैं और उसको और इवेलुएट करके और पैकेज बनाएंगे। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।